नमस्कार, मैं CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन डिपार्टमेंट वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 10वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी, जिसमें आज का पाठ है प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र ब्राजील यानी फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज ब्राजील। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको दो, अगर ध्वज की बात करें, ये दिखाई दे रहे हैं। तो आपने पहचान लिया होगा कि कक्षा 10वीं में जो अध्ययन करना है आपको इन्हीं का अध्ययन करना है, राइट। लेकिन आपको हम एक बार फिर से संकेत दे दें कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश, विश्व में यह देश मसालों के लिए प्रसिद्ध है और इस देश में क्रिकेट लोकप्रिय है। आपने पहचान लिया, यस, ये है हमारा भारत देश। और अगर उसी क्रम में आगे बात करें तो यह देश सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस देश को विश्व का काफी पार्ट कहा जाता है। इस देश में फुटबॉल लोकप्रिय है। तो बच्चों, इसे भी आपने पहचान लिया होगा, यह देश है ब्राजील। चलिए हम आपको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, जो कक्षा 10वीं में आपको अध्ययन करना है आप अध्ययन कर भी रहे हैं। तो आप भारत देश का अध्ययन कर रहे हैं, यस। और तुलनात्मक रूप से भारत देश, जरा ध्यान से देखिए, तो ये ग्रीनविच रेखा के, ये सब देख सकते हैं पूर्व में है, देख लीजिए, यानी इसका समय किस तरह से आगे है। भारत की हम बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील देखिए जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देखिए ब्राजील, जो कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये ग्रीनविच रेखा से किधर है, पश्चिम में है, अर्थात इसका समय पीछे है। ये ध्यान रखिए। आइए बच्चों, हम एक बार फिर से देखें कि जो 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करें, जो कर्क रेखा है, वो भारत के मध्य से गुजरती है, जबकि और जो 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा है, ये देखिए किस तरह से ब्राजील से गुजरती है, ब्राजील के दक्षिणी हिस्से से गुजर रही है। और बच्चों, अगर बीच की बात करें शून्यांश, तो ये भारत को आप देख पा रहे हैं, ये ब्राजील को देख पा रहे हैं। वहीं अगर ध्यान से देखें तो जो शून्यांश अक्षांश रेखा अर्थात इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, वो देखिए किस तरह से ब्राजील के उत्तरी हिस्से से होकर गुजर रही है। जबकि भारत की ओर देखिए तो भारत से थोड़ी सी दूरी अर्थात सुदूर दक्षिण की ओर से होकर गुजर रही है। तो चलिए ध्यान रखें। आइए हम आगे बढ़ेंगे। एक आपको ये जो आपकी पाठ्यपुस्तक का ब्राजील का फिजिकल जो यानी भौतिक मानचित्र है, वो जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, और एक प्रश्न है, अमेज़न नदी की घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी में आती है? तो जरा ध्यान से आप देखने का प्रयास कीजिए। अमेज़न नदी की घाटी की ऊंचाई आपको देखना है। तो सबसे पहले मानचित्र का अध्ययन कक्षा 5वीं से ही आप करते चले आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए प्रयास कीजिए। अमेज़न नदी की घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी में आती है, ये प्रश्न है। तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखिए तो सबसे पहले आप कहाँ देखेंगे, इंडेक्स में देखेंगे, सूची देखेंगे, यानी ऊंचाई मीटर में दी गई है, वहां से आप देख करके समझ सकते हैं। पूछ क्या रहा है, अमेज़न नदी घाटी की ऊंचाई पूछ रहा है, किस श्रेणी में आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि अमेज़न नदी का जो मैदान लिखा हुआ है, इस वहां पर देखिए उसका जो बेसिन है, जो मेन बेसिन आप देखेंगे, तो वहां पर आप देख रही तो ग्रीन कलर का, हरे रंग का आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि यह 0 से 200 मीटर, राइट। तो अमेज़न नदी की घाटी की ऊंचाई जो अगर श्रेणी की बात करें, ये 0 से 200 मीटर के बीच में आती है। तो चलिए ध्यान रखिए। अब यहाँ पर समझ लीजिए, आप तीर के निशान के द्वारा हमने आपको बताने का प्रयास किया है, वैसे आप इंडेक्स देकर भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से रंगों की जो पहचान है उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं जो पूछा गया प्रश्न है उसे। अब जरा ध्यान से एक प्रश्न और देखिए, अमेज़न की घाटी
यानी अमेजन नदी की घाटी की बात कर रहे हैं, किन दो उच्च भूमियों के दरमियान है। यानी यहाँ पर उच्च भूमि की बात कर रहा है। अब कौन से दो उच्च भूमि है वो जरा ध्यान से देखिए, आप देखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम थोड़ा संकेत आपको दे देते हैं। चलिए संकेत दे दिया, मुझे लगता है कि अब आप समझ पा रहे होंगे। यस, तो मुझे लगता है कि आपने पहचान लिया होगा जिस उच्च भूमियों की बात कर रहे हैं। तो एक तो जो उत्तरी ओर आप देख पा रहे हैं गुयेना का उच्च भूमि आप देख पा रहे हैं, और जो दक्षिणी ओर आप देख पा रहे हैं ब्राजील उच्च भूमि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों गुयेना उच्च भूमि और ब्राजील उच्च भूमि के बीच में है अमेजन की जो घाटी की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर आसानी से दिया जा सकता है, बस बच्चों नियमित रूप से इसका ध्यान रखना है। चलिए आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अभ्यास हम और कर लेते हैं, एक प्रश्न और रख लेते हैं। बच्चों अमेजन नदी की घाटी के अतिरिक्त 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले प्रदेश कहाँ हैं? तो चलिए प्रश्न किस तरह से पूछा गया, इस तरह से पूछा जा रहा है, अमेजन नदी की घाटी के अतिरिक्त, ये तो यहाँ पे ही है, 200 मीटर से कम ऊंचाई वाला प्रदेश कहाँ पे है ये आपको पहचानना है। तो जरा ध्यान से पहचानने का प्रयास कीजिए, हम आपको थोड़ा संकेत दे दें। यस, चलिए संकेत के द्वारा ही आप पहचानिए। यस, मुझे लगता है कि आपने पहचान लिया होगा कि यस, जिन अमेजन नदी की घाटी के अतिरिक्त 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले प्रदेश की अगर हम बात करें तो आपने पहचान लिया होगा, एक है पराग्वे। पराग्वे नदी का जो बेसिन है, यस नदी घाटी का बेसिन है वो आप देख पा रहे हैं, और दूसरा दक्षिण की ओर जो पंपास है, पंपास का जो क्षेत्र है पंपास नदी घाटी का, वो देख पा रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। तो परीक्षा में इस तरह से पूछा जाएगा, नियमित रूप से अभ्यास करके आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए बच्चों अब आइए हम अभ्यास करेंगे, ब्राजील की हम बात करेंगे। तो हम ब्राजील का अध्ययन करने वाले हैं। ब्राजील के मानचित्र पर एक नजर डालते ही आपको ध्यान में आएगा कि ब्राजील का अधिकांश भाग उच्च भूमियों, पठारों एवं छोटे छोटे पर्वतों में व्याप्त है। ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो ब्राजील का जो अधिकांश भाग है वो उच्च भूमियों, पठारों एवं छोटे छोटे पर्वतों से व्याप्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम आपको दिखाने का प्रयास करें पॉइंटर के द्वारा तो आप समझ सकते हैं, ये जिन उच्च भूमियों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो उच्च भूमियों की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही जो विस्तृत उच्च भूमि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये इसके बीच में ये जो यहाँ पर आप देखिए जो पठारी क्षेत्र, जो हल्का पीला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पठारी क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ छोटे पर्वत है, हम आपको चर्चा करके आगे बताने वाले हैं, जिन पर्वतों की हम बात करें वो बताएंगे कि वो जो छोटे छोटे पर्वत हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, और आपको बताएंगे कि आखिर में अमेजन के संदर्भ में भी हम पूरा आगे देखने वाले हैं। तो ब्राजील में लंबे चौड़े एवं बहुत ऊंचे पर्वत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं। ब्राजील की बात करें, उत्तर की ओर का अमेजन नदी का मैदान एवं दक्षिण पश्चिम में पराग्वे नदी के उद्गम स्थल के प्रदेश को छोड़कर ब्राजील में विस्तृत मैदान नहीं है, यानी इनका अभाव है। यानी जहां पर उत्तर में अमेजन नदी का मैदान देख ले रहे हैं, एक मैदान बड़ा क्षेत्र वो है, इसके साथ पैराग्वे नदी के उद्गम स्थल, यहाँ से पैराग्वे नदी का उद्गम स्थल है, जिस उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर बड़े मैदानों की बात करें तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, अगर बड़े मैदान देखें तो अमेजन नदी का मैदान और जहाँ से पराग्वे नदी निकलती है उसका उद्गम, उसको छोड़कर बाकी विस्तृत मैदान यहाँ पर कम ही है। तटीय भागों में भी मैदान विस्तृत मैदान नहीं है। यानी अगर हम ब्राजील की बात करें, ब्राजील का जो तटवर्ती क्षेत्र है, समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ भी विस्तृत मैदान नहीं है। क्यों नहीं है, आगे हम उसका रीजन देखने वाले हैं, जब हम उसको विस्तार से और देखेंगे। आइए हम ब्राजील का अध्ययन कर रहे हैं। ब्राजील के प्राकृतिक विभाग की बात करें तो ब्राजील के जो प्राकृतिक विभाग हैं, देखिए पहला है उच्च भूमि, हाईलैंड। अब जरा ध्यान से देखिए, जिस हाईलैंड की बात करें, जिस उच्च भूमि की बात कर रहे हैं, वो देखिए एक दक्षिण की ओर है जो ब्राजील का उच्च भूमि है, एक उत्तर की ओर है
गुयेना उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है, राइट, जिसका जो मुख्य विस्तार है ज़्यादातर वो वेनेजुएला से शुरू है। तो ये आप देख सकते हैं, और इसको ही विस्तार से आज हम देखने वाले भी हैं, इस हाईलैंड को ही हम समझने वाले हैं। उसके आगे है अगला जो भाग है उसका विशाल आकार, द ग्रेट स्कार्पमेंट, ये एक दूसरा विभाग है इसका, ब्राजील का। तीसरा विभाग है तटीय प्रदेश, द कोस्टल रीजन, जो कि बहुत छोटा सा है, यानी मतलब अगर देखें तो एक विशाल समुद्र तट की अगर बात करें उपलब्ध है, तटीय प्रदेश की अगर बात करें, लेकिन अगर मैदानों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो कि तटवर्ती मैदान है उस दृष्टिकोण से कम पाया जाता है। नहीं तो जो कोस्टल एरिया देखेंगे तो चूंकि उत्तरी अटलांटिक प्रदेश देख लीजिए, दक्षिणी अटलांटिक प्रदेश देखिए, जो महासागर की अगर बात करें तो एक बड़ा क्षेत्र जो है कोस्टल एरिया के रूप में है। लेकिन उसे हम विस्तार से देखेंगे आगे। तो अगला है मैदानी प्रदेश, यानी द प्लेन्स की बात करें तो मैदानी प्रदेश, द प्लेन्स। और अगला है द्वीप समूह, द आइलैंड ग्रुप्स, जो कि बहुत ही कम संख्या में है इस, और ज़्यादातर जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो कि 30 से 35 किलोमीटर अंदर है समुद्र के, और जो कि समुद्र के अंदर है। तो लेकिन आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं बच्चों, इन 5 विभागों में हम द हाईलैंड यानी उच्च भूमि का अध्ययन करने वाले हैं। आइए उच्च भूमि यानी द हाईलैंड की हम बात करते हैं तो समझने का प्रयास करते हैं कि दक्षिणी ब्राजील विस्तृत पठार से व्याप्त है। यानी अगर दक्षिणी ब्राजील की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दक्षिणी अगर ब्राजील की बात करें तो आप देख सकते हैं, इस पॉइंटर की मदद से भी आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ पाएंगे कि जहाँ पर जिस विस्तृत पठारी क्षेत्र की अगर जो बात करें, ये जो हल्का पीला कलर से आप देख सकते हैं, इसमें बीच बीच में पर्वतीय क्षेत्र भी है, लेकिन एक बड़ा पठारी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक और भी कुछ हिस्सा छूट रहा है, राइट। तो ये जो दक्षिण का पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पठारी क्षेत्र यहाँ भी सब शामिल है। और इसका वर्णन ब्राजील का पठार या ब्राजील की उच्च भूमि या ब्राजील का ढाल क्षेत्र, इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ब्राजील एवं गुयेना उच्च भूमियों को मिलाकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये गर्भ माना जाता है। यानी अगर गुयेना उच्च भूमि को मिला ले, अर्थात हम जब उत्तर की ओर जाते हैं, ये जो उत्तर की ओर दिखाई दे रहा है आपको, ये उच्च भूमि की जो बात कर रहे हैं, इसको अगर मिला लेते हैं तो ये पूरा यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये गर्भ माना जाता है। आइए हम द हाईलैंड को और समझने का प्रयास करते हैं। गुयेना उच्च भूमि का मुख्य भाग वेनेजुएला में है। यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जब गुयेना उच्च भूमि की बात, गुयेना हाईलैंड की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और बच्चों ये देखिए कि इसका जो मुख्य भाग है वो वेनेजुएला में है, अर्थात ब्राजील में नहीं बल्कि वेनेजुएला एक दूसरा देश है, उसका पड़ोसी देश है ब्राजील का, उसमें है, राइट, गुयेना उच्च भूमि का मुख्य भाग। यह उच्च भूमि पूर्व की ओर फ्रेंच गुयेना तक फैली हुई, यानी अगर देखें तो यहाँ पर आपको देखिए फ्रेंच गुयेना आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए किस तरह से इसका विस्तार काफी है और ये फ्रेंच गुयेना तक फैली हुई है। हम द हाईलैंड की बात कर रहे हैं। ब्राजील में इस उच्च भूमि का कम ऊंचा भाग आता है, लेकिन ब्राजील का सर्वोच्च शिखर पिको डी नेबलिना ब्राजील के वेनेजुएला की सीमा पर है और उसकी ऊंचाई है 3014 मीटर। यहाँ पर देख सकते हैं, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, जब ब्राजील का अगर पर्वत पूछा जाएगा तो ब्राजील का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये पिको डी नेबलिना, जो कि आप देख सकते हैं बच्चों ये 3014 मीटर है, और जो कि आप देखिए किस तरह से ये वेनेजुएला यानी ब्राजील एवं वेनेजुएला की सीमा पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिको डी नेबलिना जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। हम द हाईलैंड की बात करें यानी उच्च भूमि का अध्ययन कर रहे हैं। आइए ब्राजील उच्च भूमि के दक्षिण व पूर्व की ओर के भाग की ऊंचाई की बात करें। तो ब्राजील उच्च भूमि के दक्षिण एवं पूर्व की बात करें तो दक्षिण एवं पूर्व की ओर ऊंचाई बात करें तो 1000 मीटर से अधिक है। तो किंतु अन्य भागों की ऊंचाई 500 से 1000
यानी बच्चों यहाँ पर दक्षिण पूर्व की अगर बात करें, यहाँ पर जो देख सकते हैं ये दक्षिणी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, यानी ये हिस्सा आप देखिए दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा, यस यहाँ पर जो ऊंचाई है वो अधिक है, यस। लेकिन इसके अलावा बाकी में 500 से 1000 के बीच में ऊंचाई है। बच्चों उच्चभूमि की जो ऊंचाई उत्तर की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि धीरे धीरे, जैसे यहाँ पर ये जो उच्चभूमि आपको दिखाई दे रही है, इससे जब उत्तर की ओर बढ़ते हैं अर्थात पठारी क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे पठार है, और आगे जाकर के देखिए मैदानी क्षेत्र जहां से पूरा बेसिन शुरू होता है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि इसका जो ढाल है वो किस तरफ है, ये आप समझ सकते हैं। इसमें से जो तमाम नदियां जो बह रही हैं, इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है, जो जिसको सहायक नदियां कहते हैं, तो देखिए नदियां किस तरह से जाकर के, जो मुख्य नदी अमेजन नदी है, ये इस तरह से जो बहती है और जाकर के जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो इस तरह से यहाँ से आप ढेर सारी नदियों को देख सकते हैं, और इस साइड से भी, यानी यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसकी तमाम सहायक नदियां आकर के अमेजन की जो मुख्य नदी है उसमें मिलती है। तो यहाँ पर समझना है, उसका जो ढाल समझना है। तो इस ऊंचाई की ओर जो अर्थात उत्तर की ओर जब बढ़ते हैं तो इसका ढाल जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, और इस दिशा की ओर का जो ढाल है वो ज्यादा तीव्र नहीं है। इस ढाल से बहने वाली अमेजन की सहायक नदियों द्वारा कई झरने और जलप्रपात जो है, इस अगर हम बात करें बच्चों, जो झरनों की अगर हम बात करें, तो इस तरह के तमाम झरने या जो जलप्रपात जिसे वाटरफॉल कहते हैं, वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। बच्चों अगर अमेजन रिवर को आप देखें ध्यान से तो आपको दिखाई देगा। तो बच्चों अमेजन रिवर जो है आप ध्यान से देखें तो ये एंडीज पर्वत, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों की दक्षिणी अमेरिका में का जो बिल्कुल पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट की अर्थात यहाँ पर जो एक लंबा एंडीज पर्वत है, और बच्चों इसी एंडीज पर्वत से ये निकलती है, जो अगर हम बात कर रहे हैं एंडीज पर्वत के पेरू से निकल करके ये पश्चिम से पूर्व की ओर ये दूरी तय करती है, और 6000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करते हुए उत्तरी अटलांटिक में जाकर के मिल जाती है। तो आप देखिए किस तरह से ये आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है इसका जो है पूरा जो बेसिन है, इसका पूरा जो बेसिन, इसकी तमाम सहायक नदियां या इसका स्लोप, इसका ढाल, यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस मानचित्र के द्वारा सब साफ साफ है कि किस तरह से जो मुख्य नदी है वो इस तरह से प्रवाहित होकर के, और यहाँ जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है जिसका यहाँ पर आकर के ये नदी गिरती है, और यहाँ पर जो एंडीज है, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरह से ये नदी निकल करके आगे बढ़ती है, और अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ इसका जो स्लोप है, इसका ढाल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जिस हाईलैंड की बात कर रहे थे, यहाँ भी आप समझ सकते हैं, देखिए उच्चभूमि की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे किस तरह से वो आगे जो है उसकी ऊंचाई कम होती जाती है। तो इस मानचित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो अमेज़न नदी आप देख सकते हैं किस तरह से वो निकलती है, और ये देखिए जाकर के उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। आइए हम अमेज़न नदी का मानचित्र के साथ साथ आपको हम अमेज़न नदी को दिखा देते हैं। अमेज़न नदी में तमाम प्रकार के घड़ियाल पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, और यहाँ पर बच्चों पिंक कलर की डॉल्फिन भी पाई जाती है इस अमेज़न रिवर में। ये आप देख सकते हैं, अमेज़न रिवर को आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल देख सकते हैं इसका प्रवाह बहुत लंबा है। इसका जो बेसिन है विश्व का सबसे बड़ा बेसिन, चलिए आप देख सकते हैं, यहाँ भी स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं। अमेज़न को समझने के लिए ध्यान से देखिए कि अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ किस तरह से इसका जो बेसिन है, पूरा विश्व का सबसे बड़ा बेसिन आप देख सकते हैं, ये अमेज़न का पूरा बेसिन दिखाया है, और किस तरह से जो तमाम सहायक नदियों के साथ जो है वो आगे बढ़ती हुई उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बना के रखिए। ये पूरे ब्राजील का
पूरे अमेज़न बेसिन का, पूरे हाईलैंड का, तो तमाम तरह के प्रश्नों का उत्तर जो है आसानी से बच्चों दिया जा सकता है। तो उत्तर की ओर ढलान कुछ तीव्र होगी पर अचानक नहीं। अनेक नदियां उच्च भूमि के उत्तर भाग से प्रारंभ होती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। जहां पर अटलांटिक महासागर में मिलती है, तो देखिए बच्चों, अटलांटिक महासागर में नदी जब जाकर के मिलती है अमेजन नदी, तो देखिए उसकी स्थिति ये है जो चित्र में दिखाई दे रहा है। आइए हम हाईलैंड की बात कर रहे हैं तो कुछ और यहाँ पर स्पष्ट करें। उच्च भूमि के दक्षिणी ढलान से पराग्वे, पराना, यूरुग्वे आदि नदियों का उद्गम होता है और वे जाकर आगे अर्जेंटीना की ओर बहती है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उच्च भूमि के दक्षिणी ढलान से पराग्वे। तो यहाँ पर आप देखिए पराग्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पराग्वे आप देख रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पराग्वे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा जिसकी हम बात करें तो ये पराग्वे रिवर यहाँ लिखा है, पराग्वे नदी। तो ये पराग्वे नदी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं पराग्वे नदी। इसके साथ ही पराना, तो यहाँ देखिए लिखा है पराना रिवर, ये देखिए पराना रिवर यहाँ लिखा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पराना रिवर लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर पराग्वे जहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पराना देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ यूरुग्वे, अब यूरुग्वे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यूरुग्वे भी यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ आप यूरुग्वे देख रहे हैं और यहाँ देखिए तो ये यूरुग्वे आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है यूरुग्वे नदी। अब इस तरह से देखिए, और ये नदियां आगे जाकर अर्जेंटीना की ओर किस तरह से बहती हैं ये आपको दिखाई दे रहा है। यानी ये इतना ढाल आपको यहाँ पे इस ओर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब ब्राजील को आप पूरा समझ रहे हैं तो उसका जो स्लोप है, ये पराना, पराग्वे और यूरुग्वे नदियों का ढाल जो है वो किस तरह से है आप देख सकते हैं, ये अर्जेंटीना की ओर है। यानी बच्चों ये पश्चिम और दक्षिण, यानी दक्षिण और पश्चिम की ओर यहाँ पर पराना, पराग्वे और यूरुग्वे का जो है ढाल है, यानी ये इस ओर बहती हैं। तो चलिए इसको ध्यान रखें, इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। उच्च भूमि की पूर्व की ओर ढलान अधिक तीव्र है और वह कगार की तरह दिखाई देता है। उच्च भूमि की पूर्व की ओर की ढाल, यानी उच्च भूमि जो हाईलैंड की हम बात कर रहे थे, इस जो यहाँ ब्राजील में जिसकी हम बात करें, तो इसकी जो पूर्व की ओर की ढलान है बच्चों, यहाँ जिसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि तीव्र है और बिल्कुल स्टिप जैसा है, कगार की तरह दिखाई देता है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने हाईलैंड को समझ लिया है ब्राजील के। तो चलिए आगे अभ्यास कर लेंगे। एक कथन सामने स्क्रीन पर है, ब्राजील का सर्वोच्च शिखर पिको डी नेब्लिना ब्राजील एवं वेनेजुएला की सीमा पर है और उसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है कि आपको ध्यान होगा, यस ये कथन सत्य है। अब आइए कथन और ले लेते हैं। गुयेना उच्चभूमि का मुख्य भाग अर्जेंटीना में है। अब जरा ध्यान से सोचिए, गुयेना उच्चभूमि का मुख्य भाग अर्जेंटीना में है, क्या ये सही है? अभी हमने आपको बताया पराना, पराग्वे और यूरुग्वे, ये नदी किस तरह से अर्जेंटीना की ओर उनका ढाल है, अर्जेंटीना की ओर बहती है। तो क्या गुयेना उच्च भूमि का मुख्य भाग अर्जेंटीना में है? गुयेना उच्च भूमि आपको ध्यान आ रहा है? तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं, ये समझ लीजिए गुयेना उच्च भूमि कहाँ है, आपको दिखाई दे रहा है मानचित्र में, और अर्जेंटीना कहाँ है वो देख लीजिए। तो बच्चों अर्जेंटीना यहाँ पे है, देखिए जो गोला हम आपको बना रहे राउंड करके दिखा रहे हैं, और गुयेना उच्च भूमि वहां है। प्रश्न क्या था? गुयेना उच्च भूमि का मुख्य भाग अर्जेंटीना में है, तो हो ही नहीं सकता, यह कथन असत्य था। तो सत्य करके लिखना है, गुयेना उच्च भूमि का मुख्य भाग वेनेजुएला में है। तो वहां देखिए ऊपर वेनेजुएला दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। बस जो इसका फिजियोग्राफिक रीजन है ब्राजील का, पूरे दिमाग में अच्छी तरह से बना करके तमाम प्रश्नों का उत्तर आसानी से आप दे सकते हैं। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।